Hello everyone, good morning, and continuously we were doing the series of literary theory. So next हमारे literary critic है, next critic है अफार लेविश. अफार लेविश का एक वर्क है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, that is the Great Tradition, which was published in 1948, and second है The Common Pursuit. Is a collection है ये. So ग्रेट ट्रेडिशन एंड द कॉमन परस्यूट का सिर्फ टाइटल ध्यान में रखना. इसमें कुछ ऐसा थ्योरी से रिलेटेड नहीं बोला, लेकिन ये जैसे मैच मेकिंग में कई बार पूछ लेते हैं, तो ये इसका इम्पोर्टेंट वर्क है, लेकिन थ्योरी से रिलेटेड नहीं है. ठीक है. सो द ग्रेट ट्रेडिशन, अफार लेविश टॉक अबाउट द ग्रेट ट्रेडिशनल पोएट. हु इज द ग्रेट ट्रेडिशनल पोएट? So he gives the number of the poet in this work, that these poets are great. That's why he called them traditional poet. Okay, because their work is great on the basis of quality, basis of the style, basis of the manners. In all kinds, their work is great. That's why he called them great traditional right. So he says that how we can compare that our work is great and the greatness of our work. How we can know the greatness of our work? Only then we can compare our work to these great writers, and he gives the list of that great writer. So first he talk about Jane Austen, Joseph Conrad, Henry James, George Eliot, etc. So he gives the name of these four poets, and he says that we should compare the greatness of our work only to compare our work to these writers' work. Only then we can know the greatness of our work. So he excluded three writers from this group, and that is Charles Dickens, Thomas Hardy, Lawrence Stine, so Charles Dickens, Thomas Hardy and Lawrence Stine. He excludes these three poets from this group of writers, and he says that these are not great writers. We can't say them that they are traditional writers, because they write only for entertainment. Their quality of their work is not so much good as compared to these writers. So he specially mentioned for Thomas Hardy, and he says that he writes only for entertainment. He specially comment on Thomas Hardy. तो एग्जाम में अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू अफार लेविश हु आर द ग्रेट ट्रेडिशनल पोएट, जिसमें वो ऑप्शन में जैसे 3 और 4 ऑप्शन में दे देंगे, जिसमें से 3 अदर होगा, 1 उसमें ट्रेडिशनल में एक शामिल कर सकता है. तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं. या ये भी पूछ सकता है कि उसने इस ग्रुप से एक्सक्लूड कौन सा किया है. ठीक है, तो इनमें से एक राइटर उनको दे सकता है. सो ये एक जो ग्रेट ट्रेडिशनल वर्क है, ये एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है. सो इसको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. सो नेक्स्ट क्रिटिक करते हैं हम. नेक्स्ट है जॉन क्रोननसम. So he is the founder, one of the most important critic who is related to new criticism
इसने ही न्यू क्रिटिसिज्म जो टर्म थी वो क्वाइन किया था। ठीक, अगर एग्जाम में आता है कि न्यू क्रिटिसिज्म वर्ड, न्यू क्रिटिसिज्म, ओके, दैट फ्रेज और वर्ड किसने क्वाइन किया, तो आएगा जॉन, तो आएगा जे ई स्पिंगम। ओके, ये अमेरिकन क्रिटिक थे। तो इस वर्ड को, इस फ्रेज को क्वाइन किया है वो जे ई स्पिंगम में किया है। लेकिन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि न्यू क्रिटिसिज्म दैट टर्म है वो किसने क्वाइन की, तो फिर नाम आता है जॉन क्रो रनसम का। क्योंकि जे ई स्पिंगम थे, इन्होंने सिर्फ इस वर्ड को क्वाइन किया था और आगे इस पे इन्होंने कुछ ना तो इसके बारे में कुछ कहा, ना इससे रिलेटेड कुछ आगे वर्क उन्होंने कंपोज किया। लेकिन जॉन क्रो रनसम थे, उन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म अपनी बुक का टाइटल के रूप में यूज किया। ठीक है, तो उनकी फर्स्ट बुक है जिन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म को टाइटल के रूप में यूज किया था, वो है द न्यू क्रिटिसिज्म, which was published in 1941. सेकंड है poems and essays, ठीक है, 1945। एंड थर्ड है poetry a note on ontology, ontology। So this is one of the most important work। एंड द न्यू क्रिटिसिज्म है, इसमें इसने क्लोज रीडिंग की बात की है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्लोज रीडिंग क्या होती है, ठीक है, हमने न्यू क्रिटिसिज्म का इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें हमने क्लोज रीडिंग को पढ़ा था। जो न्यू क्रिटिसिज्म में होल बुक में इसमें सिर्फ क्लोज रीडिंग से, क्लोज रीडिंग की बात करता है कि क्लोज रीडिंग क्या है, क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, ठीक है, और क्लोज रीडिंग के टेक्स्ट की कैसे करना चाहिए, ये सब। सो इसका ये वर्क है जो पोएट्री नोट ऑन ओंटोलॉजी, इसमें इसने 3 काइंड पोएट्री की बात की है कि पोएट्री, इसने 3 टाइप्स की पोएट्री बताई है। फर्स्ट है फिजिकल पोएट्री, सेकंड है प्लेटोनिक पोएट्री, एंड थर्ड है मेटाफिजिकल पोएट्री। John Cronenson give the definition of 3 kind of poetry, and he give the difference between all of them. So what is physical poetry? Physical poetry means the poetry which talk about the physical things, okay, the real things or the real object which is present in this world, and which we can observe these things, we can visualize these things, we can touch them, we can see them. So this kind of object is called, when the poetry is written, this kind of subject, that is called physical poetry. So it is related to the form of the context, means the physical poetry is related to the form of language, form of poetry, okay। form of poetry means we can visualize the context, जो कंटेक्स्ट पेज पे लिखा होता है उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, उसमें वर्डिंग को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है, उसमें किस तरह की लैंग्वेज को पोएट ने यूज किया है, उसमें क्या सिंबोलिज्म को यूज किया है, क्या आयरनी दी है, उसमें राइमिंग पैटर्न क्या है उस पोएट्री का। सो दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड द फिजिकल पोएट्री, ओके। सेकंड है प्लेटोनिक पोएट्री। प्लेटोनिक पोएट्री इज रिलेटेड टू द आइडियाज और थिंग्स, इट इज ए काइंड ऑफ abstract poetry which is related to the philosophical things like ideas, truth, moralities, all of these things. So John Cronenson says that it is not true kind of poetry because we can't visualize the things, then how it can be true. So whenever anything which is related to the ideas and thinking से related होती है, जो morality, truth से होती है, वो प्लेटोनिक पोएट्री होती है, ठीक है। थर्ड है मेटाफिजिकल पोएट्री। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फिजिकल पोएट्री एंड प्लेटोनिक पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री होती है, वो दोनों जो फिजिकल पोएट्री होती है और प्लेटोनिक पोएट्री होती है उसका कॉम्बिनेशन होता है। और जॉन क्रोनेसन कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ पोएट्री इज ट्रू पोएट्री, ओके।
मेटाफिजिकल पोइट्री को वो ट्रू मानता है क्योंकि इसमें जो इम्प्लाइड मेटाफर यूज होते हैं, जो जैसे कि जॉन डन बेसिकली यूज इम्प्लाइड मेटाफर इन हिज ऑल द पोएम्स, लाइक कैनोनाइजेशन लगा लो, या और जिसकी जितनी भी पोइम है जॉन डन की, उसमें सब में उन्होंने पैराडॉक्स और इम्प्लाइड मेटाफोर को यूज किया है। तो वो कहता है कि जो इम्प्लाइड मेटाफोर होता है उसमें हम कंपैरिजन इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें जो पैराडॉक्स होते हैं उसके थ्रू जो टेक्स्ट का मीनिंग है वो उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें जो इतनी भी इमेज दे रखी है उसको पहचान सकते हैं। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रीजन एंड फीलिंग्स, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पोएट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रीजन एंड फीलिंग्स, ठीक है। सो दैट इज मेटाफिजिकल पोएट्री। सो इसमें 3 काइंड ऑफ पोएट्री ये इम्पोर्टेंट है, और द न्यू क्रिटिसिज्म दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ जॉन क्रोड एंड सन। सो इसके साथ ही हमने 7 न्यू लिटरेरी क्रिटिक किए हैं जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो थियरी है इससे रिलेटेड थे। इसके बाद अगर इसमें टी.एस. इलियट है, उन्होंने भी न्यू क्रिटिसिज्म पे एक वर्क लिखा है, लेकिन वो क्या कि उसको हम ब्रिटिश हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं, या जब हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म करेंगे तो तब भी हम टी.एस. इलियट को कवर कर सकते हैं। बाकी इसमें इतने ही राइटर थे, इतने ही लिटरेरी क्रिटिक थे जिन्होंने जिनका वर्क है वो न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड था। और नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मुलिज्म जो नेक्स्ट थ्योरी है उसको शुरू करेंगे, और उसके बाद फॉर्मुलिज्म जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी और फॉर्मुलिज्म थ्योरी दोनों से रिलेटेड होंगे, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। दैट्स इट।